अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? अच्छा जनाब, दिन का आगाज़ करना चाहिए हंसते मुस्कुराते, और ये हंसी जो है, ये खुशी जो है डबल हो जाती है जब पाकिस्तान जीत जाए। ये खुशी डबल हो जाती है जब सुबह सुबह ट्रैफिक जैम ना हो। ये खुशी डबल हो जाती है जब सुबह सुबह आपको उठ के लग रहा हो कि आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी हो गई है, इस वजह से कि आप सुबह उठ के मुस्कुराते हैं और आपके जो फेशियल मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो जनाब, दिन का आगाज़ करना चाहिए मुस्बत चीज़ों के साथ। और कल जिस तरीके से पाकिस्तान मैच जीता उसका जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग अब ये बात कर रहे थे पड़ोसी मुल्क से कि पाकिस्तान की टीम जो है अब ख़त्म हो गई है, अब इस टीम में बचा क्या है, खेलेगा कौन। लेकिन कल जिस तरीके से स्टार्ट हुआ और आगाज़ में हमारी जो विकेट्स थी जब नहीं गिर रही थी, जब हमारे प्लेयर्स आउट नहीं हो रहे थे, और जिस तरह से साहबजादा फरहान का एक इंटेंशन था, जिस एग्रेशन के साथ वो खेल रहे थे, 2-3 बैड लक्स हुई हमारे प्लेयर्स के साथ। और फ़खर जिस तरह आउट हुए तो इसमें जो श्रीलंकन जो फील्डर्स हैं उनकी बड़ी तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो फील्डिंग की, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना जो मैच है उसको नहीं बचा पाए और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह ये मैच जीत लिया। लेकिन जो हमारी एक के बाद एक विकेट गिरी है ना, उससे हमें ये सबक हासिल हो गया कि हमें अभी जो बैटिंग है उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये हमारा आज का मसला नहीं है, ये हमारा बहुत पुराना मसला है। हुसैन तलत, ही वॉज वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ज़बरदस्त। कल जिस काम के लिए हुसैन तलत को टीम में रखा गया था, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, अभी वो सारे लोग कहाँ हैं जो हुसैन तलत पे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि ये कुछ नहीं करते। भाई हुसैन तलत जो हैं वो इसी क्रूशल सिचुएशन के लिए टीम में मौजूद हैं कि जब भी कोई क्रूशल टाइम आए तो हुसैन तलत इसी तरह से रनिंग बिटवीन द विकेट करके रन रेट को आगे बढ़ाएं। अच्छा, उनके साथ नवाज़ थे, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, बट बैड लक होती गई। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने ग्रेसफुली आखिर में जाके ये मैच जो है वो जीत लिया। अच्छा जी, अब आपके साथ में मौसम की जो खबर है वो शेयर करते हैं। और मौसम कराची का जो है वो औसम है, और कराची के मौसम के जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश और कभी तेज़ हवाएं। तो जनाब, सूरत हाल ये है कि शहर कैद में मतला जो है वो अबर आलूद है, और शहर कैद में आज बूंदाबांदी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 सितंबर तक ये जो सिलसिला है बारिश का, या ये जो सिलसिला है ओवरऑल बूंदाबांदी का, ये जारी रहेगा। दिन भर आज मौसम कैसा रहेगा ये आपके साथ में शेयर करते हैं और ये आपको बताते हैं। हियर वी गो नाउ कि 11 बजे जो मौसम है वो कैसा रहेगा, 12 बजे जो है मौसम कैसा रहेगा, और इसके अलावा 1 बजे मौसम कैसा रहेगा। तो जी 29 सेंटीग्रेड रहेगा, 11 बजे 30 सेंटीग्रेड रहेगा, 12 बजे फिर 30 सेंटीग्रेड रहेगा 1 बजे, और फिर 31 सेंटीग्रेड रहेगा 2 बजे के करीब। अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में जो है वो करेंसी के रेट्स भी शेयर करेंगे बस थोड़ी सी देर में, और फिर आपको बताएंगे कि जो माल का हाल है वो क्या है। फ़िलहाल स्क्रीन पर यहाँ पर आप वेदर जो है उसकी फोरकास्ट देख रहे हैं कि वेदर जो है वो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे और 2 बजे कैसा रहेगा। बताने का मकसद यही होता है कि आप जब घर से निकल रहे हो तो आपको पता चले कि 2 बजे तक वेदर कैसा है। हेयर वी हैव माल का हाल। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो हमारे पास हैं जी 189, फिर हमारे पास कैनेडियन डॉलर 208 है, फिर जो यूरो हैं वो 335 पर हैं, कोईती दिनार जो है वो 922 पर हैं। इसके अलावा क्या है हमारे पास, इसके अलावा जी हमारे पास यूके पाउंड है जो कि 385 पर हैं, सऊदी रियाल हैं जो 76 पर हैं, इसके अलावा स्विस फ्रैंक है जो 353 पर हैं, और यूएस डॉलर हैं जो कि 282 पर हैं। और इसके बाद जल्दी से चलते हैं वेजिटेबल प्राइस आपके साथ में शेयर करते हैं, क्योंकि ग्रॉसरी भी आपने करनी होती है, तो ये प्राइस सुनते हुए जाएंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा और आपको पता चलेगा कि भाई वेजिटेबल प्राइस जो है क्या है। तो टमाटर आ गया है भाई, टमाटर जो है वो है 138 पर। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, इसके बाद आलू जो है वो 69 पर है। व्हाट वी हैव नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास लहसुन है जो कि 299 पर है। इसके बाद हमारे पास क्या है जनाब, अदरक 414 पर है, और इसके बाद जो है हमारे साथ गाजर है और गाजर 81 पर है, और भाई तुरई है जो कि 104 पर है। इसके अलावा जी क्या है, इसके अलावा लौकी है 81 पर है, और फिर वी हैव फूल गोभी 115, और इसके अलावा क्या है जी, खीरा है 69 पर, 58 से सीधा 69 पर पहुंच गया। भिंडी जो है 138 पर है, और नेक्स्ट हमारे साथ में क्या होगा जी, नेक्स्ट हमारे साथ होगी जी प्याज। प्याज जो है वो आ गई है 69 पर। अच्छा, इसके साथ ही जल्दी जल्दी जो है वो आपको गोल्ड के प्राइस से अपडेट कर देते हैं। सोने की जो प्राइस है उसको पढ़ लगे, कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चली गई हैं, और सोना बेचने वालों आप जल्दी से जो है वो सोना बेच सकते हैं। सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान, नया रिकॉर्ड जो है
वो बन गया है। आलमी मार्केट और मुकामी मार्केट में सोने के दाम बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। आलमी मार्केट में सोना $51 महंगा होकर $3,770 फी ऑन्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोना $4,372 महंगा हुआ। 1 तोला चांदी ₹42 इजाफे के साथ $4,637 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में एक दिलचस्प वाकया जो है वो शेयर करते हैं। ये है सदर मैक्रोन के हवाले से। न्यूयॉर्क में फ्रांसीसी सदर को ट्रैफिक पुलिस ने रोक दिया। जी हाँ, कैन यू इमेजिन कि ये सदर हैं और न्यूयॉर्क में इनको ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने जो है वो रोक दिया। अब रीज़न क्या थी? अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा UN के सालाना इजलास में शिरकत के लिए जाने वाले फ्रांसीसी ये सदर हैं जिनको वहाँ पर रोक दिया गया। एमैनुअल मैक्रोन, जिसके ये मनाजिर भी अभी आप इस टाइम देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। हुआ कुछ यूँ कि जो ट्रंप हैं, सदर ट्रंप हैं, उनका स्क्वाड यहाँ से गुजरना था तो उसकी वजह से इनको वहाँ पर रोक दिया गया। तो पुलिस एहलकार ने इनसे सॉरी भी की और वहीं खड़े खड़े ये जो इस टाइम पर फ़ोन कॉल कर रहे हैं, ये सदर ट्रंप को इन्होंने कॉल की है और इन्होंने कहा है कि मैं आपकी वजह से इस ट्रैफिक जैम में जो है वो यहाँ पर स्टक हूँ और मैं रुका हुआ हूँ। और बड़े खुशगवार मूड में यहाँ पर बात हुई और दोनों बड़ा मुस्कुराए और ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो था उसने भी बड़े हम्बल अंदाज में इनको जो है वो यहाँ पर रोका। ज़रा ये आप देखें वीडियो बाज़ाब्ता तौर पर। चले जी आगे बढ़ते हैं और फन फैक्ट्स आपके साथ में शेयर करते हैं। तितलियों को कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ जो है वो टेस्ट में है और नहीं है? जाहिर सी बात है, तितलियों को अपने रिसेप्टर्स के ज़रिए पता चलता है, लेकिन ये रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? उनके पाँवों पर होते हैं। तो तितलियाँ जो हैं वो उनके जो फीट होते हैं वो उससे आइडिया लगाती हैं कि कौन सी जो चीज़ है वो स्वीट है और कौन सी चीज़ जो है वो सोर है। अच्छा जी, इसके अलावा आपको बताते हैं कि दुनिया में सबसे पहले जो वेबसाइट थी वो किसने कायम की और उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे और इंट्रोड्यूस कब हुई? तो ये जो वेबसाइट है ये 1991 में जो है इंट्रोड्यूस की गई और ये बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं और ये जो पर्सनैलिटी हैं इनका नाम है टिम बर्नर्स। तो इन्होंने ये क्रिएशन की थी और 1991 में जो है इनकी जानिब से सबसे पहले ये वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि जी बिल्ली, हम सब बिल्ली पालते हैं लेकिन शायद हम लोगों को फ़न फैक्ट नहीं पता। बिल्ली की होती हैं 3 आईलेट्स। जी हाँ, एक अपर, एक लोअर और एक कहलाती है निक्टेटिंग, जिसको कहते हैं हॉ। और ये इस वजह से है क्योंकि बिल्ली इस वजह से अपनी आंखें भी साफ़ कर पाती है और जो शिकार है उसको भी फ़ौरन से शिकार कर लेती है, क्योंकि बिल्ली के जो आईलिड्स होते हैं वो 3 होते हैं और अब बिल्ली अपनी आंखें भी इसी से साफ़ करती है और जब हंट पर निकलती है ना तो वो भी इसी वजह से निकलती है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है और एजुकेशन में क्या कुछ चल रहा है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से हमारे साथ में है बहुत सारी ऐसी खबरें, जिसमें से एक खबर मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ एंड इट्स अबाउट स्टूडेंट्स। सालाना इम्तहानात 2026 जमात नहम के लिए ऑनलाइन इम्तहानी मराकज़ फॉर्म जमा कराने का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। सिर्फ निजी स्कूल 24 सितंबर से 24 अक्टूबर तक बगैर लेट फीस 3200 रुपये के साथ ऑनलाइन इम्तहानी मराकज़ जो हैं फॉर्म में जमा कराए जा सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल इम्तहानी फॉर्म बोर्ड के एग्जामिनेशन स्टोर से बगैर किसी फ़ीस के हासिल कर सकते हैं। तो भाई ये जो 9th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अब फॉर्म जमा कराने का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। 24 सितंबर से 24 अक्टूबर तक बगैर लेट फीस 3200 रुपये के साथ ऑनलाइन इम्तहानी फॉर्म आप जमा करा सकते हैं और ये सारा प्रोसेस है। तो आपने शेड्यूल के मुताबिक ऑनलाइन इम्तहानी फॉर्म लेट फीस के साथ 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक 200 रुपये से आपने जमा कराने। अच्छा जी, ये तो हो गई जी हमारी एजुकेशन की अपडेट। अब हम टॉप स्टोरीज शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मैंने भी अपनी चाय पीनी है और आप भी छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक, न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। अच्छा जनाब, खबर यह है कि कराची के तीनों अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का जो मामला है, अब ये मामला डेफिनेटली मूव ऑन हो रहा है और इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तीनों अजला में इंतखाबी पोलिंग जो है वो जारी है। सिटी 21 इस हवाले से आपको लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहा है कि किस पोलिंग स्टेशन पर क्या सिचुएशन है। अच्छा जनाब, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान भी तश्कील दे दिया गया है। एडिशनल IG जावेद आलम ओढो के मुताबिक इंतखाबी अमल के दौरान ज़िला शर्की, गरबी और किमाड़ी में पुलिस की भारी नफरी तैनात की जा रही है। मजमूई तौर पर 1552 जो हैं पुलिस अफसरान हैं, यानी 1552 पुलिस एहलकार मौजूद हैं जो कि सिक्योरिटी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। जावेद आलम ओढो साहब जो है उनका ऐसा कहना है। इसके अलावा ज़िला शर्की के 4 पोलिंग स्टेशन पर जो है वो 160, ज़िला गरबी के 45 पोलिंग स्टेशन पर 1003,
एहलकार और अफसरान तैनात हैं। ज़िला केमाड़ी के 22 पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर 300 से ज़ायद अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किए जा रहे हैं। पोलिंग स्टेशन को हसास और नहायत हसास कैटेगरीज में तकसीम करके सिक्योरिटी इंतजामात को मज़ीद मौसर बनाया गया है। आवाम से अपील की है कि पुरअमन रहें और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अशरफ भाई मौजूद हैं और मेराज भाई भी मौजूद हैं। अशरफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। ये ज़रा आज मुझे बताइएगा, हसास और इंतहाई हसास जो पोलिंग स्टेशंस हैं जिसके ऊपर मैंने फोकस किया है, इसके बारे में बताएं कि ये क्या है। देखें, जो पुलिस सिक्योरिटी का निज़ाम करता है, जब भी पोलिंग होते हैं, इंतखाबात होते हैं या इलेक्शन होते हैं, तो उसमें जो है पुलिस अपना एक जो एरिया के हिसाब से हर जगह का हसास, इंतहाई हसास देती है। जहाँ पे लड़ाई झगड़े का हो या सिक्योरिटी कंसर्न हो तो इंतहाई हसास होता है। हसास वो होते हैं जहाँ पे इनको शक होता है कि यहाँ हल्का फुल्का जैसे होता है ना, लड़ाई झगड़ा या कोई इशू होता है, तो उसके ऊपर इंतहाई हसास पे जो पहले हमने हिस्ट्री देखी है, आपने देखा होगा कि इलेक्शन में फायरिंग भी हुई, लड़ाई झगड़े भी हुए, तो उसके लिए वहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। तो अब आज जो ये बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, जो ज़मीनी 5 बल्दियाती नशिस्तों पे इंतखाबात हो रहे हैं, 54 जो हैं उम्मीदवार हैं। मजमूई तौर पर 72 पोलिंग स्टेशन हैं और 14,439 वोटर्स हैं जो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हुआ है जो 5 बजे तक चलेगा। अब हमने जो देखा है कि नॉर्मल पोलिंग जो होती है उसी में हम मुश्किल जो है बहुत कम टर्न आउट होता है, 30% हो जाए तो बड़ी बात होती है, लेकिन जो ज़मीनी होते हैं उसमें तो ना होने के बराबर होता है। लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तो मैं और मेराज भाई बैठे हुए थे, तो हम डिस्कस कर रहे थे, तो मेराज भाई मेरी शर्त लग गई थी, तो खैर वो जीत गए थे वो। अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई वो 2000 भी वोट नहीं डालेंगे। कह रहे नहीं, देखें वो इलाके में जो लोग होते हैं वो अपने लोगों को जाते हैं, जैसे वोटर्स को लेने जाते हैं जो उम्मीदवार, तो वो अपना नंबर गेम बढ़ाने के लिए करते हैं। क्योंकि ज़मीनी इंतखाबात देखें तो आज लोगों को इतना पता भी नहीं है। जिस इज़ला में हो रहे हैं, जो 3 इज़ला में अलग अलग मुकामात पे उन्होंने गोट हैं, मतलब अगर हम आएँ, अगर आप शहर फैसल आई होंगी तो आपको नज़र नहीं आया होगा कहीं बैनर्स वगैरह ये सब पूरा। आप जैसे आई होंगी तो कारसाज से होती हुई शहर फैसल, मगर जैसे गोट वगैरह हैं जो ये गाँव देहात या कराची के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पे भी जाके देखें तो बहुत कम एक्टिविटी हुई है। जैसे इलेक्शन से पहले जो एक्टिविटी होती है ना कि कोई रैली निकल रही है, वो निकल रही है, क्योंकि वो इलाके हैं जहाँ लोग बहुत कम, जैसे गोट हो गए, ये सारे मतलब अंदर के इलाके हैं। अब वो वहाँ पे जो हुआ है वो भी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं दिखी। हमारी जो टीम थी कवर करने गई, तो एंड पे जो टाइम होता है ना कि इलेक्शन से इतने वक्त पहले जो है इंतखाबी मुहिम ख़त्म कर देंगे, तो हमने बाकायदा इलाके में भेजा तो कोई मिल ही नहीं रहा था ना। अब ये सिचुएशन ये है कि अब ये जो टोटल 72 पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे जो पोलिंग का अमल शुरू हो गया था, हमारी टीम मौजूद है, पूरी टीम हमारी डिप्यूट हुई भी थी, और जो हम 3 जगह से तो हम लाइव कर रहे हैं, तो वहाँ पे अभी तक कोई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि नॉर्मल चल रहा है। लेकिन टर्न आउट जो मैं देख रहा हूँ जो स्क्रीन पर बहुत कम है, टर्न आउट जो है वो बहुत कम है। अच्छा जी, मेराज भाई ने हमें ज्वाइन किया है और बहुत टाइम बाद मेराज भाई जो है वो हमारे शो पर आए। पता नहीं मेराज भाई कहाँ रह गए। मेराज भाई के जो है वो पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं मेराज भाई, खैरियत से आप हैं? ठीक ठाक हैं? जी, सेहत कैसी है, तबीयत कैसी है? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हुआ क्या था आपके साथ, ये ज़रा नाजरीन भी सुनना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आप बताएं हमारे नाजरीन को कि क्या हुआ था आपके साथ, क्या प्रॉब्लम हुई थी आपके साथ, ज़रा प्लीज़ शेयर करें। मेरी गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। सही। तो बेटा साथ था मेरे और मैं। अच्छा, सही। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम तो महफूज रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो थोड़ी बहुत तकलीफ तो थी। जी। बहरहाल इसलिए बस बीच में गायब थे। सही, चलें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तिब्बी इमदाद मिल गई एंड ऑल दैट, सब पहुंच गए थे आप हॉस्पिटल, अल्लाह का शुक्र है। चले जी, अल्लाह ताला मेराज भाई को सेहत दे। अच्छा मेराज भाई, अभी ये जो पोलिंग के हवाले से बता रहे हैं अशरफ भाई, आप बताइए क्या है सूरत हाल इस वक्त ओवरऑल? भाई देखें, जब भी इलेक्शन होते हैं कराची में तो हमेशा ये बात सामने आती है कि जी पोलिंग स्टेशंस को डिवाइड कर दिया जाता है, इंतहाई हसास इस तरह के मामला आते हैं। अच्छा, ये आम पब्लिक ना इसको समझती नहीं है। जी, मैंने आम पब्लिक के लिए पूछा ना कि बहुत सारे लोग जब हम ये कहते हैं ना कि इतने पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है, तो लोग पूछते कि भाई ये क्या हसास, क्या, तो इसलिए मैंने पूछा कि ज़रा थोड़ा एलिब्रेट कर दें कि इंतहाई हसास और मज़ीद हसास ये क्या है। अच्छा देखिए, ये इंतहाई हसास जो पोलिंग स्टेशन होते हैं वो होते हैं जहाँ पर माजी में हमले हो चुके। अच्छा। और ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊँ कि जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं ये आपको ज़िला वेस्ट में यानी कि ज़िला गरबी में मिलेंगे, जैसे मंगू पीर का इलाका है। अच्छा, ये ख़ास तौर पर वो इलाके हैं जहाँ पर एक टाइम में तालिबानाइजेशन भी रही और दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत तवातुर के साथ रहे, और आज भी
मंगोपीर के बहुत सारे एरियाज़ में पुलिस नहीं जाती है, अच्छा, ठीक है ना। वहाँ उनका अपना जरगा सिस्टम है, वहीं फैसला करते हैं, वहीं कत्ल भी कर देते हैं, Oh और जो God. मुद्दई बनता है बाद में वही माफ़ भी कर देता है। सही। उनका अपना निज़ाम है पूरा वहाँ पर। एक निज़ाम के अंदर दूसरा निज़ाम है हमारे यहाँ कराची में, और ये खाली वहाँ नहीं है, सोराब बूट में भी है, वहाँ जरगे चलते हैं, बल्दिया सही। इत्तेहाद टाउन में भी है। हाँ। तो वहाँ के जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर माजी में ऐसे वाक़यात हो चुके रोनुमा कि जिसमें जाने भी गई और दहशत भी फैली, तो उसके बाद उनको इंतहाई हसास इसलिए कहा जाता है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हसास नौयत के, जिसमें अशरफ भाई की बात को आगे करेंगे कि जहाँ पर चुके या दो सियासी जमातों के ग्रुप आपस में लड़ गए और पहले वहाँ पर कुछ हो चुका है तो उनको फिर हसास करार दे दिया जाता है। बाकी मैं तो ये समझता हूँ कि नॉर्मल पोलिंग स्टेशन कोई भी नहीं होता कराची में, क्योंकि कराची में जमातें इतनी सारी हैं और हर जमात की यही कोशिश होती है उनके कारकुनों की कि वो अपने अपने वोटर्स को घरों से लेकर आएँ। तो वो जिस तरह से उनकी एक्टिविटी चल रही होती है ना, कि अपनी गाड़ियाँ उन्होंने लाई हुई होती हैं, खासतौर पे अब तो डाला सिस्टम है जब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वो डाले वहाँ पे घूम रहे होते हैं, दूसरी गाड़ियाँ घूम रही होती है, वो लोगों के घरों में जाते हैं, उनको लेके आते हैं, वोट डलवाते हैं, फिर उनको वापस छोड़ के भी आते हैं, बड़े खिदमत कर रहे होते हैं। और यकीन करें कि ये वो वक्त होता है इलेक्शन का, चाहे वो बल्दियाती हो, ठीक है ना, या फिर दूसरे इलेक्शन हो, उसमें ये सब लोग नज़र आते हैं पब्लिक को। उनकी खिदमत भी की जाती है, उनको घर से लाया भी जाता है, वापस भी छोड़ा जाता है, और जूस भी पिलाया जाता है, क्योंकि और फिर उसके बाद जब अच्छा, उसके बाद ये वही लोग हैं जो फिर आपको नहीं मिलते, जल जाते हैं। ये लोग वो लोग होते हैं जो फिर आपको महीनों में कभी शक्ल दिखाते हैं। तो इसलिए ये इंतहाई हसास वाला मामला जो है ये मेराज भाई, जिस तरह से आपने बाकी लोगों के बारे में शेयर किया कि ओवरऑल रियलिटी यही होती है कि भाई उनको लेके भी जाते हैं, पिक भी करते हैं, ड्रॉप भी करते हैं, जूस के डब्बे भी मिल रहे होते हैं। ये आपके साथ कभी कोई वाकया हुआ, मतलब व्हेन यू वर नॉट इन द, अशरफ भाई कह रहे बिरयानी भी देते हैं ना, ठीक है, व्हेन यू वर नॉट इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, उससे पहले जाहिर सी बात है हम जब नहीं होते वर्क में तो हम भी ऐसे ही सादे से लोग होते हैं और हम भी ऐसी चीज़ें लोगों की समझ रहे होते हैं या देख रहे होते हैं। आप लोगों के साथ कभी अशरफ भाई, मेराज भाई, ऐसा वाकया हुआ है कि आप बड़े शौक से भाई पिक हुए हो, फिर आपको ड्रॉप भी किया हो, बिरयानियाँ भी मिली हो, आपने कहा भाई वाह भाई आज तो वोटिंग का मज़ा आ गया, आज तो वोट डालने का मज़ा आ गया? अशरफ भाई आपसे स्टार्ट। भाई मेरे साथ तो एक अजूबा हुआ था। अच्छा। मतलब जब इलेक्शन हुए थे 18 साल से ऊपर, 19 साल का हो गया था, इलेक्शन हो रहे थे पाकिस्तान में। हाँ। अच्छा, शौक दोस्त वगैरह, तो मैं ये मतलब पढ़ रहा था मैं, तो दोस्तों ने कहा भाई वोट डालने जाना है। सही। अच्छा भाई, हम सारे दोस्त जमा हुए, तो उस वक्त तो साइकिल चलाते थे भाई। हाँ। और वो सारे दोस्त जमा, तो हमने कहा भाई करीबी, क्योंकि इलाके में था पोलिंग स्टेशन, हम पैदल गए ना। हाँ। सारे 6-7 दोस्त मोहल्ले के जो थे, हम गए वहाँ गए, तो वो कैंप लगा हुआ था, कैंप पे गए, शनाख्ती कार्ड दिया, बड़े खुश हैं कि आज वोट डालेंगे। तो बड़े खुश वहाँ जाके वोट वो दिया, उसने नंबर देखा, उसने एक को बोला, उसने उसको बोला, फिर उसके बाद उसने बोला कि ना जैसे नहीं होता है थैंक यू वेरी मच, मतलब वो मैं उसको देख रहा हूँ, मैंने क्या कह रहा भाई वो देर हो गई आप जाएं। मैंने क्या मतलब, क्या टाइम खत्म हो गया? कह रहे नहीं डल गया। अच्छा। ये मैं अपना बता रहा हूँ, मतलब मैं कराची में। चलिए जी, अशरफ भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो वोट डालने गए तो उनका वोट जो है वो डल चुका था। मेराज भाई के साथ क्या हुआ ये जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जनाब बात हो रही है इंतखाबात के हवाले से, और हर किसी का ना वोट का अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है। हर किसी की कराची में अगर आप उसको कहेंगे ना भाई आपने वोट डाला है, तो वो कहेगा हाँ डाला है, और एक स्टोरी वो ज़रूर जो है ना वो शेयर करता है अपनी वोटिंग की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। मेराज भाई मैं सुनना चाहूँगी आपके साथ क्या हुआ, आप जब गए वोट डालने के लिए उन डेज़ में जब इंसान पहली दफ़ा वोट डाल रहा होता है, या ऐसे टाइमों पे आप वोट डाल रहे होते जब आप जर्नलिज्म में नहीं थे, तो आप फिर कैसे गए? इसी तरह से गए आप बिल्कुल लोगों की तरह, आप लोगों की तरह, जी मुझे वोट डालना है जी? अच्छा देखिए, उसमें हुआ ये कि जाहिर सी बात है, जब आईडी कार्ड बन गया और उसके बाद इलेक्शन हुए, हाँ। तो बड़ा शौक होता है ना कि अंदर से भी देखना है हमें और बाहर गहमा गहमी। अच्छा, फिर जाहिर सी बात है देखने का शौक होता है। हाँ, जो उन्होंने दफ्तर बनाया होता है जी, कैसे हो रही है वोटिंग, कैसे कर रहे हैं कास्ट वोट। हाँ, उस अतराफ में फिर जाहिर सी बात है कैंपेन भी चल रही होती है इलेक्शन से पहले। हाँ, तो उन लोगों में जिनको आप पसंद करते हैं, आप उनके पास चले गए, तो उनके साथ आपने बैठना उठना शुरू कर दिया। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, फर्स्ट टाइम पिक एंड ड्रॉप हुआ था, आपका नहीं हुआ था? जो कैंप था, हाँ। मैं उस पे इलेक्शन से कोई 5-6 दिन पहले से जाना शुरू हो गया, क्योंकि दोस्त मेरे बुलाते रहते थे, मैं वहाँ चला जाता था। फुल मुतारिक का, तो वही वहाँ पर खूब जो है वो जो उनके नगमे होते हैं
वो सब एंजॉय कर रहे होते थे। पार्टी में बहरहाल किंग बहुत के तफरीह नगमे रही। होते हैं हाँ, महराज भाई, पार्टी के अच्छा, पार्टी के ठीक जो है, नगमे ओके, होते ओके, हैं। सही सही। तो चेंज हो गया। खैर मैं नहीं बोलूंगा, एमकेएम का जो कैंप लगा था, मैं हाँ, तारीकोट पर बताइए रहता आप, हूँ, हाँ, तो बिल्कुल लिबर्टी चौक के पास उनका कैंप लगा हुआ था, उसके बराबर में हाँ। पीपीआई का कैंप लगा हुआ था, उसके बराबर में पीपल्स पार्टी का लगा हुआ था, लाइन से लगे हुए थे। सही। तो मैं क्योंकि सलाम दुआ ज्यादा इन लोगों से थी, एमकेएम वालों से, तो उनके कैंप पे चले जाता था, बैठ भी सही, जाता था सही, थोड़ी देर एंजॉय करने के लिए। सही। मैं कारकुन नहीं था उनका, ना कभी रहा अच्छा, और ना कभी रहूंगा। सही सही। बहरहाल तो क्या होता था उनके कैंप्स में फिर? उनके कैंप्स में बस वो जोशो खरोश, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हाँ। अपनी अपनी वो लिस्टें चेक कर रहे हैं कि भाई हमारा वोट है नहीं है, अब हम यहाँ से शिफ्ट हो गए नहीं हो गए, तो ये सही। सब देखता रहता था मैं। अच्छा अच्छा, फिर ऐसे ही हुआ, जब इलेक्शन वाला दिन आया तो मैं फिर उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने बोला कि भाई अब जो है ये कैंप तो एक दिन पहले बंद हो जाते हैं, अच्छा। तो जो पोलिंग स्टेशन के पास कैंप है वहां पर आप आ जाइएगा। अच्छा। हम भी सुबह सुबह उठे भाई, तैयार सही। हुए, वहां पहुंच गए, Full energetic, तो उन्होंने you तो know। हमें उल्टा काम पे लगा दिया, बोले यार आप जरा ये आ रहे हैं लोग, इनको देखे। मैंने कहा भाई मेरा वोट, मेरा वोट, मेरा वोट। हाँ, आखिर तक मैं यही बोलता रहा, फिर पता चला कि मेरा वोट डल चुका है। चलिए जी, फिक्र ही कोई नहीं करे, महराज भाई TCHS का वोट। नंबर 1 स्कूल है, हाँ, गवर्नमेंट स्कूल, अच्छा। तारिक रोड कमर्शियल एरिया में। सही। मेरा वोट वहाँ डल चुका था। ये और आपकी उसके बाद पहली से- वोटिंग की और यादें। उसके बाद से हाँ, यकीन करें, हाँ। देखिए उससे मैंने एक सबक सीखा। मैंने उसके बाद से, अब ये मेरी गलती कह लें या अच्छाई कह लें, बुराई कह लें, मैंने कभी वोट नहीं डाला। कभी वोट नहीं मेरा डाला? एतबार खत्म हो क्यों? गया, एतबार टूट गया। जिस मुल्क में, जिस पोलिंग स्टेशन में आपका वोट आपके जाने से पहले डल जाए, ठीक है ना, तो मैं उस पर कभी जिंदगी में तो यकीन नहीं तो कर अच्छा, सकता। वो इसकी लॉजिक क्या पेश करते थे कि किसने, कौन डाल के चला गया आपका वोट, या डल गया, ये आपकी ठप्पा ये क्या माफिया, है? जो अच्छा। हमेशा से मुख्तलिफ अदवार हाँ, में मुख्तलिफ तंजीमों के मामलात में हाँ, बिल्कुल। हमेशा से ठप्पा माफिया रही है। इस शहर में एमकेएम ने भी बहुत बड़ा वक्त देखा है। अच्छा, ऐसा और भी होता उनके है ना कि ठप्पे जो लगे। दुनिया में मौजूद ही नहीं होते उनके भी वोट डल जाते हैं। ऐसा ही हमने है, कवर ऐसा किया ही है है, पुराने बिल्कुल ऐसा ऑफिस है। में, और हमने 2018 में मेरा चलिए साहब जी। मैंने किया था। अशरफ भाई से पूछते हैं, अशरफ भाई ये जरा मामला बताइएगा कि वो इस दुनिया में भी मौजूद नहीं है, वो भी वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं? जी, हमें शौक साबिक जो हाँ। इदारा था उसमें तो 2018 के इलेक्शन थे, वो जोश व खरोश के साथ हम भी, अच्छा मैंने इलाका लिया हुआ था अपना जो रिहाइश का था, हाँ, तो हाँ। मैं इलाका भी जानता हूँ, तो कहाँ स्कूल कौन सा क्या, हाँ। वहाँ गए तो वहाँ इत्तेफाक से मोहल्ले के ही एक साहब मिल गए जो एरिया में ही रहते, तो कह रहे हैं कि और भाई ये वो, कह रहे यार मैं इतनी देर से इनसे लड़ रहा हूँ। मैंने किससे, क्या हुआ है? कह रहे वारिस साहब मरूम हो गए, उनका वोट डाल दिया। मैंने कहा वारिस साहब को जिंदा कर दिया? तो कह रहे दिखाओ मुझे। हाँ, कह रहे यार ये हो रहा है, क्योंकि मैं मीडिया माइक लेके खड़ा होता तो उन्होंने आके शिकायत की कि ये हो रहा है। मतलब आप, हम जा रहे हैं जिद्दत की तरफ ना। सही। हाँ, एक अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में कि हम आ गए हैं बायोमेट्रिक पे ना। अब आप सोचें 24 करोड़ की आबादी और सिम, सब आप हैरान होंगे, 19 करोड़ सिम जो है बायोमेट्रिक हुई। कितनी? 19 करोड़। 19 करोड़ सिमें जो है निकली वो बायोमेट्रिक हुई। अब हो सकता है किसी का 5 सिम हो, 4 सिम हो, लेकिन 19 करोड़ सिम बायोमेट्रिक हुई है। सो सिंपल कि जब आपकी सिम, बैंक अकाउंट बायोमेट्रिक, सब कुछ आपका बायोमेट्रिक हो, शनाख्ती कार्ड अभी मैंने कराया वो भी बायोमेट्रिक, तो आप ये वोटिंग करा दें, जदीद सिस्टम पे चले जाए तो सारा जो है ना इशू। आप सोचें कोई भी इलेक्शन होता है ना, जब आपका वफाकी और सूबाई इलेक्शन होते हैं, 50 अरब रुपए लगते हैं। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये कौम के टैक्स का पैसा है। तो आप प्लानिंग करें, आप मतलब अगर आप कर रहे हैं तो इसको जदीद तरीके पे जाएं, बायोमेट्रिक सिस्टम डालें, ऑनलाइन जिसको मेरी मर्जी है मैं वोट डाल दूं, को ना फिर कोई फेक फ्रॉडरी नहीं कर सकेगा। तो बहुत सी दुनिया में हो रहा है, ऐसा नहीं आपके बराबर मुल्क है, भारत में भी हुआ है, बाकी दीगर ममालिक में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है। देखें वो लोग बहुत मसरूफ़ हैं। आप अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, दे डोंट हैव टाइम, वो वेस्ट नहीं कर सकते हैं, खड़े हुए लाइन में, वो ऑटोमेटिक जाते हैं भाई, जाते हैं वोट डालने, यानी वो अपना हक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनकी जो बहुत बड़े बड़े एरिया होते हैं जहाँ हॉल होते हैं वहाँ जाते हैं और बस घूमते हुए यूँ सिर्फ टच करना है, अपना बंदा सिलेक्ट करना है, सिर्फ नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 सिलेक्ट किया, थंब इम्प्रेशन दिया, निकल गया, ख़त्म, डल गया वोट। आप इतना लंबा, आप एक वोट डालने जाएं यहाँ पे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो उधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं। आप यकीन करें कि एक वोट डालने बंदा जाता है कि मैं आज बोलूँगा, अभी हम बात करें तो टीम को बोलूँगा, एक बंदा अगर खड़ा हुआ, कितना टाइम लग रहा है उसको वोट डाल के आने में। आप देखें ना, आप 3-3 घंटा खड़ा रखोगे, 3-3 घंटे। हाँ, फिर इस वजह से इसके पास इतना वक्त है। हाँ, इस वजह से लोग फिर बहुत ज़्यादा वोट कास्ट करने के लिए जाते भी नहीं है। अच्छा जी, एक और खबर आपके साथ में शेयर करते हैं, इट्स अबाउट चीन। चीन में जो है सूरत हाल इस वक्त इस तरह की है कि उनका जो एक सूबा है वहाँ पर जो है निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल मुअत्तल है और ये सुपर तूफ़ान रागासा जो है अब ये हांगकांग की तरफ बढ़ने लगा है। फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद अब ये जो सुपर तूफ़ान है ये रागासा अब हांगकांग की जाने बढ़ रहा है और तूफ़ान के पेश नज़र
चीन में डबल रेड अलर्ट जो है वो नाफिज कर दिया गया है। सूबे ग्वांगडोंग के 10 शहरों में दफातर, स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट, कारोबारी सरगर्मियां और परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। चीन में 40,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है। हांगकांग में भी सुपरमार्केट से खाने पीने की अशिया के शेल्फ खाली हो चुके हैं और गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 2 दिन पहले फिलिपाइन में तूफ़ान के बायस शदीद बारिशों और तेज़ हवाओं से सड़कें ज़ेरे आब आ गई थी, दरख्त उखड़ गए थे, इमारतों की जो छतें हैं वो उड़ गई थी और लैंडस्लाइडिंग के बायस हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा था। अच्छा जी, ये तो खबर जो मैंने आपके साथ में शेयर की। इसके अलावा अभी कुछ बात कर लेते हैं जनाब के इलेक्ट्रिक की। जी हाँ, ये जो के इलेक्ट्रिक है ना, इसका नाम सुनते ही सबके जो जहन है ना वो एक्टिव हो जाते हैं, हर किसी का दिमाग पॉपअप हो जाता है क्या हुआ। तो हुआ कुछ इस तरीके से है कि के इलेक्ट्रिक को 4.13 अरब रुपए का बाद टैक्स मुनाफा मालियाती नताइज का ऐलान कर दिया गया। माली साल के इलेक्ट्रिक ने 4.13 अरब रुपए का बाद टैक्स मुनाफा कमा लिया। 2024 के माली नताइज का ऐलान कर दिया गया। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 23 सितंबर 2025 को मुनक्किदा इजलास में 30 जून 2024 को ख़त्म होने वाले माली साल के माली नताइज की मंजूरी दे दी है। अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद है। अशरफ भाई, ये देखिए टैक्स के बाद जो है के इलेक्ट्रिक को मुनाफा हुआ है और के इलेक्ट्रिक एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा वर्ड है जो कि मेरे ख्याल में कराची हाइट्स के लिए तो एक मतलब किसी ड्रीम, हाँ, काला, किसी एनिमी की तरह है। हाँ बिल्कुल, दुश्मन की तरह है कि भाई के इलेक्ट्रिक मतलब बिल, के इलेक्ट्रिक मतलब बर्डन। ये आप देखें कि इनको इसके बाद ये मुनाफा। सब माली साल 2024 की बात करें तो उससे पहले से ही हमने देखा था बिजली की प्राइस बढ़ रही थी। सही। तो ये जो माली साल 2024 की जो इन्होंने रिपोर्ट दी है, 4 अरब 13 करोड़ रुपए इनका मुनाफा जो हुआ है बाद टैक्स। इससे पहली वाली रिपोर्ट देखे तो इनको 30 अरब रुपए का इन्होंने नुकसान दिखाया था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ड्यूज दिए थे कि हमारे लाइन लॉसेस बढ़ गए और हम जो बिजली दे रहे हैं उसमें हमें नुकसान हुआ, जो हम बिजली बना रहे हैं और वो दे रहे हैं आवाम को। तो इन्होंने फिर टैरिफ मांगा था गवर्नमेंट से, जो टैरिफ एडजस्टमेंट हुई। तो 1 साल में, मैं ज़्यादा नहीं 30 साल 10 साल के बाद 1 साल में, यानी माली साल 23 और माली साल 24 में जो 30 अरब रुपए का जो खसारा था यानी नुकसान में था, वो बाद टैक्स जो है वो अब 4 अरब 13 करोड़ रुपए मुनाफे में। वजह क्या बनी कि इस दौरान अगर हम देखें माली साल 23 और 24 में जो बिजली की कीमतें बुलंद तरीन सतह पे गईं, फिर इनकी टैरिफ एडजस्टमेंट में जो इन्होंने मांगी हुई थी, जो 5 साल का इन्होंने टैरिफ एडजस्टमेंट मांगा, वो आया। वो किस पे बटन आया? वो इनके ऊपर नहीं आया, आवाम पे आया। यानी कि इन्होंने अब एक ये कानून है जो मैं हैरान बैठ के मैंने बहुत सर्चिंग की, आपको पता है मैं रिसर्च करने का, इन्वेस्टिगेट करने का शौक है। तो मैं हैरान हुआ कि मतलब कि आप 2 साल पुरानी चीज जो मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ उसकी पेमेंट आप 2 साल बाद ले रहे हो। मतलब ये कौन सा कानून है? मतलब मैं हैरान हूँ कि आपके कराची मतलब टैक्स बार एसोसिएशंस है, पाकिस्तान टैक्स बार है, उनसे भी मैंने पूछा क्योंकि हम टैक्स के इशू पे उनसे बात करते हैं। मैंने कहा आप क्यों नहीं इसके ऊपर करते कि अगर जो चीज़ मैं इस्तेमाल, अब एग्जाम्पल आपने एक समोसा खाया, ठीक है, अब मैं 1 साल के बाद बोलूँ सबा आपने ये समोसा खाया था 20 रुपए का था, अब 40 रुपए उसके दें और जितने समोसे खाएं 20 रुपए के हिसाब से आप पैसे दें, नामुमकिन है ना। आपने खा लिया, दी एंड हो गया, आपने पे कर दिया। अब आप 2 साल के बाद कह रहे हो वो जो बिजली इस्तेमाल की थी वो उसके रेट ये था और अब आप उसको पे करें। तो फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज, कौन से सरचार्ज, ये सब एडिशनल सरचार्ज, फ्यूल सरचार्ज, पता नहीं क्या क्या लगा के आवाम पे बोझ डाल के आपने चार्जेस ले लिए। अब ये आया है, यानी कि मैं हैरान हो रहा था, ये जादू ही कहेंगे कि एक माली साल में 30 अरब रुपए का आप नुकसान दिखाते हैं और 12 महीने के बाद आप दिखाते हैं कि ये रिपोर्ट दे रहे हैं 4 अरब 13 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, बाद टैक्स मुनाफा हुआ है। तो ये आवाम पे बोझ है। यानी कि आपने एक सो कॉल्ड टैक्स माइलिन से भी जो मैंने बात की कल, उनका यही बात है कि आपने चीज़ जो है जो 100 रुपए की थी वो 110 रुपए की बेची, यानी महंगी बेची, तो उससे आपको मुनाफा हुआ। अब देखें ना, आप कंज्यूमर देखें, कराची मतलब कि 2 करोड़ मरदमशुमारी से बोलें, क्योंकि ऐसे बोलेंगे तो हम गलत करार दे देंगे। मरदमशुमारी जो हुई है 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी है कराची की, सही 7 अजला हैं। ऐसे जाके चेक करो 3 करोड़ की आबादी जो कराची चैम्बर फेडरेशन हाउस कहती है, उसको बिजली देने वाली कौन सी एक कंपनी प्राइवेट, एक के इलेक्ट्रिक।
आपको आपके घर में, मेरे घर में, मेराज साहब के घर में कौन बिजली दे रहा है? यहाँ पे इंडस्ट्री 7 इंडस्ट्री जोन है, बिजली कौन दे रहा है? के इलेक्ट्रिक। तो के इलेक्ट्रिक अगर जब प्राइवेट सेक्टर है वो बिजली दे रहा है तो उसकी भी तो मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, और भी इदारे होने चाहिए। और भी इदारे होने चाहिए। और बात वही है, के इलेक्ट्रिक को मुनाफा हो रहा है और अवाम जो है वो बुरी सूरत हाल में है, अवाम को खसारा, बिजली के बिलों की मद में बोझ तले जो है वो हम दबे चले जा रहे हैं। चलिए जी, यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और टॉप स्टोरी आपके साथ में डिस्कस। वेलकम बैक। तो भाई हुआ कुछ इस तरीके से कि जैसे ही हसारिंगा ने अपने अंदाज में जश्न मनाना शुरू किया और जैसे ही उनको लगा कि भाई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एक प्लेयर आउट हो गया है तो उन्होंने बड़ा मुख्तलिफ अंदाज अपनाया और वैसे ही हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में जो है वो जश्न शुरू हो गया कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं वो आउट होना शुरू हो गए। और हसारिंगा ने जो है वो क्या कर दिया, और उस टाइम उनको लग रहा था कि हसारिंगा और अबरार के दरमियान जो ये एक दूसरे के अंदाज तब्दील हो रहे थे ना, वो एक दूसरे के अंदाज में जो एक दूसरे को एक तरह से मॉक कर रहे थे या एक दूसरे को इरिटेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस टाइम पर पड़ोसी मुल्क में ये ब्रेकिंग चल रही थी कि जी देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक के बाद एक जो प्लेयर्स हैं वो आउट होना शुरू हो गए। हसारिंगा ने बदला ले लिया। फिर क्या हुआ, मैच खत्म हुआ और पाकिस्तान जीत गया। और पाकिस्तान की इस जीत के बाद फिर अबरार और हसारिंगा ने आपस में जिस तरह से गुडविल जेस्चर शो किया और एक दूसरे से मिलके बातचीत की और एक दूसरे को अप्रिशिएट भी किया, एक दूसरे से मनमुटाव भी किया, उसके बाद फिर पड़ोसी मुल्क में हो गई खामोशी। और यही खामोशी इंशाल्लाह अब संडे को भी होगी। और इसके अलावा एक और हमारे पास जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है, वीडियो है जो कि हम आपको दिखाएंगे। हुआ कुछ ये कि सुफियान मुकीम जो हैं उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की और उन्होंने कहा कि जी ये देखें रोनाल्डो जो है उनको कैसे पता लगा। अब बात तो ठीक है, ये है जी अल नसर क्लब के दौरान का जो उन्होंने सेलिब्रेशन किया था ना, लेकिन रोनाल्डो को पता कैसे चला कि राफेल ऐसे गिरता है? ये देखें, ये रोनाल्डो है और इस वक्त में ये जो इनकी वीडियो है ये ऑलमोस्ट अशरफ भाई ये फैब की वीडियो है, लेकिन आप देखें लोग ये पूछ रहे हैं रोनाल्डो हाउ कम यू नो अबाउट इट, आपको कैसे पता चला कि जी राफेल ऐसे गिरते हैं? और ये सारा सिनेरियो है। अच्छा जी, तो ये जो इनकी वीडियो है ये हुई है वायरल और साथ साथ हारिस रऊफ की जो है वो एक वीडियो लगी हुई है और रोनाल्डो की ये वीडियो लगी हुई है। तो ये सोशल मीडिया पर जो है ना ट्रेंडिंग न्यूज़ है। और जब से ये इंडिया के तैयारे गिरे, आप यकीन करें पाकिस्तान से मीम्स का सिलसिला, पूरी दुनिया से उनकी मॉक का सिलसिला जारी है, पूरी दुनिया से इंडिया ट्रोल हो रहा है। इंडियंस कोई भी बात करते हैं तो लोग कहते हैं जी आपको पता है तैयारे कैसे गिरते हैं? तैयारी उनकी असेंबली में बिल्कुल, हाँ, उनके अपने जो रहनुमा है उन्होंने अब डेमो देके बताना शुरू कर दिया है। मैं फहद से कहूँगी फहद वैसे किसी यहाँ पे ना और लोगों को भी बुलाएं जो बताएं कि तैयारी ऐसे करके गिर जाते जनाब। तो ये थी एक न्यूज़ और ये वायरल ट्रेंड न्यूज़ थी। अच्छा, अब बढ़ते हैं उस खबर की जानिब जो कि बहुत अरसे से इस हवाले से क्रैकडाउन हो रहा है, लेकिन हासिल उसूल फिर भी कुछ नहीं होता। हाँ, क्रैकडाउन होने से ये क्राइम कम ज़रूर हो जाता है। ये है SIU CIA का छापा, मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया फाइनली। मुलजिम को जमशेद क्वार्टर के इलाके से गिरफ्तार किया गया है और मुलजिम से 1 किलो के करीब जो है वो मंशियात वीड बरामद की गई है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त इरफान के नाम से हुई, SSP SIU का ऐसा कहना है। और इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम से अहम इंकशाफ भी हुआ। मुलजिम शहर के पॉश इलाकों में मंशियात सप्लाई करता था। ऑनलाइन व्हाट्सएप पर ऑर्डर लेकर एडवांस पेमेंट मंगवाई जाती थी। मुलजिम नौजवान लड़के और लड़कियों को भी मंशियात सप्लाई करता था। कोरियर सर्विस के ज़रिए भी ऑनलाइन मंशियात सप्लाई की जाती थी। और गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ SIU में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अमजद शेख मुलजिम से मज़ीद इंटेरोगेशन का अमल जो है वो जारी है। अशरफ भाई, मेराज भाई, ज़रा आप ये देखें कि ये वही खबर है, ये वही क्रैकडाउन है जिसके बारे में हम कहते हैं ना कि जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, जो मंशियात के आदी अफराद हैं, इनके ऊपर क्रैकडाउन होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा तफसीलन बताएं, अभी इसकी क्या अपडेट है, इसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है, क्या इनसाइड स्टोरी है इसकी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, अमजद शेख जो है ये SSP हैं, सही, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के। इनकी ही मतलब बयान जारी हुआ था। हाँ, सही। मुलजिम इरफान है, इसको जमशेद क्वार्टर के इलाके से गिरफ्तार किया गया है, गुरुमंदिर चौक के करीब से। अच्छा, इससे जो बरामद हुई ना 1 किलोग्राम मंशियात, वो क्या आम मंशियात नहीं है, वो वीड है। ठीक है, वीड वो मंशियात है जिसका नाम आज से कोई 1 से 2 सालों में हमने सुनना शुरू किया। हाँ, सही। ठीक है ना, ये तमाम की तमाम इम्पोर्टेड होती है और मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया की साइट्स हैं ऑनलाइन जो है इनको मंगवाया जाता है यहाँ पर। और उसके बाद इसकी कोई ट्रीटमेंट होती है बाकायदा यहाँ कराची में, उसको ट्रीट करके
दूसरी फॉर्म में फिर इसको बेचा जाता है। सही। तो ये जो उन्होंने पकड़ी है बहरहाल बड़ी अच्छी कार्रवाई है। हाँ। लेकिन इसमें सूरत-ए-हाल ये है कि ये बिजनेस इतना ज़्यादा फैल चुका है अब। हाँ। जैसा कि आपने कहा कि हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा। हाँ। अच्छा, देखिए हमारी भी उम्रें हो गई और आप भी बरसों से ये तो देख ही रही होंगी फील्ड में हैं कि मंशियात की लानत जो है ना वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। सही। हमारे मुल्क से या कराची से। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें अब ऐसे ऐसे लोग शामिल हो चुके हैं कि पहले तो कुछ मखसूस किस्म के लोग होते थे ना जिनको देख के डर लगता था कि भाई मंशियात फरोश है, मतलब आप उसको देख के समझ जाते थे कि ये क्रिमिनल है। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि ये इतना बिजनेस को उन्होंने सर्कुलेट कर दिया है, इसमें वो आम नौजवान भी मुलविस हैं जो अपने घरों में बड़ी सफ़ेद पोश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सही। तालीम भी हासिल कर रहे हैं। हाँ। फैमिलीज के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं। सही। पढ़ते भी हैं, आप काम देखिए भी करते व्हाट्सएप हैं के थ्रू हाँ। और कोरियर सर्विस के थ्रू। तो आप देखें ना पूरी दुनिया में जब जिद्दत आती है ना, जदीद चीज़ें आती हैं, टेक्नोलॉजी आती है, तो उसका एक मस्बत इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो लोग आगे बढ़ते हैं। सही। हमारे यहाँ थोड़ा सा माशरे में एक ये बड़ा मामला ख़राब हुआ है कि हमारे यहाँ अगर टेक्नोलॉजी आती है तो हम उसको मनफी अंदाज में यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, मोबाइल फ़ोन के बारे में भी यही कहा जाता है ना कि जी ये जो है बुरी चीज़ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं नेगेटिव भी, भाई आप इसको काम की नज़र तक रखें और मस्बत इस्तेमाल करें इसका, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप इसको अगर मनफी इस्तेमाल करेंगे तो उसके फिर रिजल्ट गलत ही आना है। तो यही अब जब सोशल मीडिया की जो या फिर ऑनलाइन जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं, ऑनलाइन चीज़ें हैं, तो उसमें आप खाना भी मंगवा रहे हैं। सही। ठीक है। कपड़े भी मंगवा रहे हैं और मनशियात भी मंगवा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपको घर पर घर पर पहुंचा के जा रहे हैं। तो बहरहाल पुलिस इस पर काम कर रही है, लेकिन ये अब इतना सरायत कर चुका है लोगों में कि इसको पकड़ना जो है वो बड़ा मुश्किल काम हो गया है। लेकिन फिर भी पुलिस का ये कहना है कि फिर भी पुलिस की जानिब से क्रैक डाउन किया जाता है कि हम इनको गिरफ्तार करेंगे, या इस तरह की कार्रवाइयाँ देखने में आती हैं। बिल्कुल, अल्लाह करे कराची पुलिस इस मामले में ज़रूर और ज़्यादा एक्टिव हो जाए, क्योंकि ये क्रैक डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया महराज भाई, आप दोनों हमारे शो पर आए। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त है हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें, और आज बड़े सरप्राइजिंग टॉपिक है जो कि हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, अब शेयर करते हैं आपके साथ में होम रेमेडीज़, और ये होती हैं किचन से रिलेटेड, आपकी स्किन से रिलेटेड, और ऐसी बहुत सारी एक्सेसरीज़ जिनको साफ़ करने के बहुत सारे होते हैं तरीके। अच्छा, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से किचन के टाइल्स जो हैं वो साफ़ करें, या फिर ज्वेलरी जो है उनको कैसे मेंटेन करें। तो आज हम बात कर लेते हैं किचन से रिलेटेड चीज़ों की, यानी किचन के टाइल्स की। अब किचन के जो टाइल्स होते हैं ना, ये बहुत नेसेसरी पार्ट होते हैं आपकी प्रेजेंटेशन के लिए भी किचन की, और आप जो चीज़ें रख रहे होते हैं या आप जिस तरीके से अपना किचन साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके किचन के जो टाइल्स हैं वो साफ़ हों। बहुत सारे लोग वहाँ पर रोटी भी बना रहे होते हैं, दीगर बॉक्सेस भी रखे होते हैं, वहाँ पर आप चिकन अपना रख के जो है उसके पीसेस भी कर रहे होते हैं, कट भी कर रहे होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी आप कर रहे होते हैं। लेकिन चिकन के किचन के जो टाइल्स होते हैं ना, देखिए जी क्या हो रहा है सुबह सुबह ना। अच्छा, जो आपके किचन के जो टाइल्स होते हैं उसके ऊपर स्पॉट से पड़ जाते हैं। अब क्या होता है कि कुछ लोग बगैर मैट के जब वहाँ पर भगोने रखते हैं, गर्म भगोने रखते हैं, तो वो जो निशान है वो किचन पर लग जाते हैं। फिर घी है या बाकी चीज़ों के निशान जो हैं वो किचन पर लग जाते हैं। कुछ किचन के टाइल्स जो होते हैं वो बहुत चिकने हो जाते हैं, कुछ काले हो जाते हैं, कुछ पर स्पॉट्स पड़ जाते हैं। तो हमने सोचा कि आपके साथ में शेयर करते हैं एक ज़बरदस्त सी रेमेडी, जिससे आप अपने किचन की जो टाइल्स हैं उनको क्लीन कर सकते हैं। और ये रेमेडी क्या है? ये रेमेडी है जनाब कि आपने लेना है एक सफ़ेद सिरका 1 कप, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने 2 चम्मच लेना है। लीमू का रस आपने 1 अदद जो है वो लेना है, यानी 1 लीमू का रस निकाल लेना है। फिर गर्म पानी 1 कप, साफ़ कपड़ा या स्पंज सफाई के लिए आपने लेना है। तो ये आपकी हो गई तमाम तर इंग्रेडिएंट्स। सफ़ेद सिरका 1 कप, बेकिंग सोडा 2 चम्मच, लीमू का रस 1 अदद लीमू। अच्छा, लेकर आपने लीमू का रस निकालना है, गर्म पानी 1 कप, फिर एक स्पंज या साफ़ कपड़ा रखना है। अब एक बर्तन में 1 कप सफ़ेद सिरका और 1 कप गर्म पानी डालकर मिक्स करना है। इसमें 2 चम्मच आपने बेकिंग सोडा डालना है, और बेकिंग सोडे के बाद जब आपने डाल लेना है तो अच्छे तरीके से आपने इसको जो है वो मिक्स करना है। इसको चमचा चलाना है। जब झाग बन जाए, यानी जब झाग बन जाएगा, तो फिर आपने उस टाइम पर लीमू का रस इसमें निचोड़ना है और फिर दोबारा से मिक्स करना है। जब ये पूरा सोल्यूशन या महलूल बन जाए तो इसको स्प्रे, जो आप स्प्रे करते हैं ना, ये स्प्रे बॉटल जो होती है उसमें डाल लेना है। और अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है
तो आप वैसे भी इसको जो है छिड़क सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं टाइल्स के ऊपर। अच्छा, अब जब आप इसको स्प्रिंकल करेंगे यानी इसको छिड़केंगे टाइल्स के ऊपर, तो फिर क्या होगा कि 5 से 10 मिनट तक आपने फिर ऐसे ही इसको स्प्रिंकल करके छोड़ देना है, यानी इसके ऊपर पानी का छिड़काव करके छोड़ देना है। उससे क्या होगा, जो गंदगी होती है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी वहाँ पर, और जो मैल है वो निकलना शुरू हो जाएगा। जो टाइल्स के बीच में जो लाइन बनी होती है जिसमें मिट्टी आ जाती है, डस्ट आ जाती है, वो साफ़ हो जाएगी। फिर आपने 10 से 15 मिनट स्प्रिंकल करने के बाद ब्रश से या फिर स्पंज की मदद से टाइल्स को रगड़ के साफ़ करना है। फिर आखिर में आपने पानी से उसको साफ़ करना है, फिर ड्राई करना है, फिर कपड़े से आपने उसको साफ़ कर लेना है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जो चिकनाई है वो हट जाएगी, मैल कुचैल साफ़ हो जाएगा, वो जो दाग लगे होते हैं ब्लैक ब्लैक से टाइल्स के ऊपर वो साफ़ हो जाएंगे। सिरका और लीमू जरासीम ख़त्म करते हैं और खुशबू भी देते हैं, और बेकिंग सोडा जो है वो पुराने मैल को जो है वो निकाल देता है। तो इससे हो जाएंगे जी आपके टाइल्स बिल्कुल साफ़ और शफाफ। अच्छा जी, अब क्योंकि हमने सफाई सुथराई की बातें कर ली, अब खाने पीने की बात कर लेते हैं। और खाने पीने की बातें करो ना तो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं 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 भाई, हमें वज़न कम करना है। तो अब सीज़न चेंज होने वाला है और वज़न कम करने के लिए एक बेस्ट रेमेडी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, जो कि है कि आपने ये 3 काम करने हैं। मतलब अगर आपने अपना वज़न कम करना है तो आपने ये 3 काम करने हैं। आपने खाने हैं मटर, आपने सुबह उठ के पीना है गर्म पानी, और इसके अलावा आपने पोर्शंस में खाना है खाना। तो मटर खाने के जो फ़ायदे होते हैं ना, वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मटर खाने के कितने फ़ायदे होते हैं जनाब। मटर जो है वो आपके हाजमे को भी कंट्रोल करता है, सेहत को भी बेहतर करता है, इसके अलावा ये आपके वज़न को भी कंट्रोल करता है। और जब आपको बहुत ढेर सारी भूख लगी हुई होती है ना, तो ये हल्की फुल्की भूख में आपका हल्का फुल्का साथी भी बन जाता है, और ये आपको बहुत ज़्यादा इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब इसके जो फ़वाइद हैं वो क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि भाई बहुत सारे लोग मटर बहुत शौक़ से खाते हैं और ये सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। तो मटर में कैलोरीज़ एक्चुअली बहुत कम होती हैं। 1 कप मटर के दानों में तकरीबन 187 कैलोरीज़ होती हैं, और चिकनाई इसमें बहुत कम होती है। कैलोरी कम, चिकनाई कम, इसलिए ये वज़न कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। तो जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है। मटर के दाने प्रोटीन और मिनरल से भरपूर होते हैं, तो आपको फिर वीकनेस भी नहीं होगी। प्रोटीन खुलियात और बाफ्तों की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है और भूख के एहसास को कम कर देता है। 1 कप मटर के दाने रोज़ाना तजवीज़ करदा प्रोटीन का तकरीबन 25% फराहम करते हैं। इसके अलावा मटर के दाने आयरन, कॉपर, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम से भरपूर होते हैं, और उनमें मैग्नीज भी होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल को मेटाबॉलिज्म के लिए मुआविन है। मिनरल्स की मौजूदगी की वजह से मटर हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए भी मुआविन है, जबकि इनमें मौजूद आयरन की वाफिर मकदार जिस्म में खून की कमी के खतरे को भी कम कर देती है। तो मटर खाएं, जान बनाएं, वज़न घटाएं और साथ साथ खुश रहें, और हमें कॉल करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेमेडी जो है वो कैसी लगी। खाने पीने की बात हो गई, फिर एक दफ़ा चलते हैं और सेहत की बात कर लेते हैं। अच्छा, सेहत में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही होती हैं। मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी तो उसमें मुझे पता चला, और फिर मुझे ये समझ में आई कि अम्मी मेरी क्यों फ्रेश आटा गूंद के जो है वो रोटी पकाती हैं, या क्यों वो ये कहती हैं कि 2 घंटे से ज़्यादा या 3 घंटे से ज़्यादा मैंने आटा फ्रिज में नहीं रखना। उसकी रीज़न ये है कि एक तहकीक के मुताबिक अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा आटा गूंद कर फ्रिज में रखते हैं तो उसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं। आटे को फ्रीज़ करने का तरीका क्या है, पहले ये सुने। आटे को फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि जब भी आप आटा गूंदें तो आटे को आप एयर टाइट बॉक्स के अंदर जो है वो रखें, और कोशिश करें कि आप उसको 24 घंटे से ज़्यादा फ्रिज में ना रखें, बल्कि 8 आवर्स या 4 आवर्स से ज़्यादा फ्रिज में ना रखें। उसमें बहुत जल्दी बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, ब्लैक से स्पॉट आ जाते हैं। इसके अलावा आटा या रोटी, जो आप जिस आटे की रोटी खा रहे होते हैं रखे हुए आटे की, वो उतनी मज़े की भी नहीं बनती, वो पतली रोटी भी नहीं बनती। और दूसरी बात यह है कि जब आपने आटे को फ्रिज में रखा होता है तो फ्रिज की सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि आटे के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, या आप इसको नेचुरल एस्पेक्ट्स कह सकते हैं, कि वो बहुत जल्दी जो फ्रिज के अंदर जर्म्स मौजूद होते हैं उनको बहुत जल्दी जो है उसके ऊपर आते हैं। वो यानी यूँ समझें कि जो भी कुछ वहाँ पर एक सराउंडिंग में उस जगह पर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो फ़ौरन से जर्म्स पकड़ लेते हैं और आटे के ऊपर होते हैं। तो आटे को एयर टाइट बॉक्स में रखें, 24 घंटे से ज़्यादा आटे को फ्रीज़ ना करें, और
अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके नुकसानात ये हैं कि आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको बदहज़मी हो सकती है, आपको तेज़ाबियत हो सकती है, आपका जो मैदा है वो ख़राब हो सकता है और आपको बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है आपको, जो आपके लिए एक हिडन होता है कि एक अननोन कॉज होता है कि मैंने तो पेट भर के खाना खाया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कहीं किचन में ही होती है जो हम कहीं ढूंढ नहीं पाते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपके साथ में शेयर करते हैं कि एक्चुअली इंस्टा पे हो क्या रहा है। इंस्टा पे चल रहे हैं रोनाल्डो, इंस्टा पे चल रहे हैं हारिस, फरहान और हमारी एक्ट्रेस आयज़ा खान। और शादी सीज़न भी है और लोग चाहते हैं कि वो फिट रहें, जवान रहें और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सके शादियों में। तो ये जो शादी सीज़न होता है ना, ये इस तरह से होता है कि लोगों के लिए स्ट्रेस भी होता है और लोगों के लिए ये कहना चाहिए रिजुविनेशन सीज़न भी होता है। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ शाह भाई और हुमैरा मौजूद हैं, जो कि आपको ये बताएंगी कि आप अपनी उम्र को कैसे रोक सकते हैं, झुर्रियाँ वगैरह कैसे दूर कर सकते हैं और जवान कैसे नज़र आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। शाह भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं भाई? कौन बता रहा है हमें सबसे पहले ये राज, ये हकीकत और ये सारी रेमेडीज कौन शुरू कर रहा है कि कैसे रहा जाए जवान? मैं सबसे पहले ये बोलूं कि ये राज ये होना चाहिए कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें। हाँ, क्योंकि जब आप अच्छे पॉजिटिव अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी सोचते हैं ना, तो वो आपके चेहरे से नजर आता है। अगर आप जलते कुड़ते रहोगे कि वो अच्छा लग रहा है, मैं अच्छी नहीं लग रही, उसने ऐसे कपड़े पहने, मैंने ऐसे नहीं, एक दूसरे के मुकाबले में रहोगे तो कभी मुतमईन नहीं रह सकते। सही, हमें ये सोचो कि मैं जैसा तैयार हुआ हूँ बहुत अच्छा लग रहा हूँ, हाँ, शीशे के सामने मैं और अपना तज्जिया। सही में जवान रहने का राज भी यही है कि आप पॉजिटिव रहें ना। ये बहुत जबरदस्त बात की है हुमैरा ने। मतलब रेमेडीज ऑफ कोर्स हैं, लेकिन पॉजिटिव रहना बड़ा जरूरी है जिंदगी में। अच्छा होना बहुत जरूरी है। हाँ, इसके लिए बहुत आपका दिल अच्छा नहीं होगा, आप कुछ लगा लो, कुछ भी कर लो, वो कभी चेहरे पे नहीं बिल्कुल। और हर इंसान कोई शाह भाई की तरह थोड़ी है कि मतलब एवर ग्रीन, एवर हैंडसम, ऐसा नहीं हो सकता जी। अच्छा ये बताएं, झुर्रियाँ कैसे कम की जा सकती हैं, झुर्रियाँ कैसे ख़त्म की जा सकती हैं? मसला ये होता है कि हर किसी को जो है ना वो बेबी लगना है, हर किसी को जो है ना वो ग्लो करना है, हर किसी को अपनी एज से बहुत ज़्यादा कम लगना है। तो भाई ये बताइए क्या राज क्या होता है, लोग करते क्या हैं, आप लोग ऐसा क्या बताते हैं लोगों को? देखो, हम जो बताते हैं वो बेचारे वो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि जी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम ये चीज़ें लगाना शुरू कर दें। सही। तो बाज़ औक़ात लोग बोटॉक्स, फिलर्स, स्किन को स्ट्रेच करना, थ्रेडिंग करना, ये सब चीज़ें, थ्रेड लिफ्टिंग जो होती है वो करना, तो सारी चीज़ों की तरफ जाते हैं, लेकिन उनके पास पैसा होता है। ठीक है, पहली बात तो आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि हर 3 महीने के बाद आपने इसको मेंटेन करना है। ठीक है ना। अब हम जो चीजें बताते हैं वो तो हमारे नानी दादियों के जमाने की है ना, हमारी नानी दादियां भी वो इस्तेमाल करती थी। और मॉइस्चर के लिए घी का इस्तेमाल, जो देसी घी खाते थे ना लोग, उनकी स्किन बहुत अच्छी रहती थी। अच्छा, देसी घी खाने वाले। देसी घी खाने वाले। अब जिनके झुर्रियां हैं, झाइयां हैं और स्किन जो है वो लूज हो गई है, लटक रही है, वो मेरा फिर क्या करें? वो देसी टोटका, घरेलू रेमेडीज स्किन के लिए बेहतरीन मास्क है। आपके पास अंडे की जो सफेदी होती है ना, आपने फेंटना है सफेदी को, जर्दी हटा देना। वो सफेदी आपने सिर्फ सफेदी लगानी है। सही। वो आप अगर कहीं शादी में भी जा रहे हो, मेकअप से पहले आप सफेदी लगा के 15-20 मिनट रख दीजिए, आपकी स्किन इतनी टाइट हो जाएगी कि आपको लगेगा कि मेरी स्किन कभी लटकी ही नहीं है। अच्छा। लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग के, लेकिन अगर आप इसको मुस्तकिल बेस पे करते रहोगे तो इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट जल्दी मिलेगा। सही। अच्छा, और झुर्रियाँ जो पड़ जाती हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं स्किन के ऊपर, सब झुर्रियाँ, छाइयाँ ये ड्राई स्किन पे आती है। अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखिए। मैं हमेशा कहती हूँ जिन लोगों की स्किन ड्राई है वो अलसी का जेल बना के पास रखें। अलसी का जेल, ठीक है। अलसी के बीज लिए 1 चम्मच 1 कप में डाल के पका लिया। जब वो जेल की शक्ल हो जाए, वो जेल निकाल के आप फ्रिज में रख दीजिए। 2 से 3 दिन चलेगा। वो जेल आप बालों में भी लगा सकते हैं, क्योंकि जिनके बाल क्यूटिकल फट रहे होते हैं, खराब हो रहे थे, वो जेल आप उस पर भी लगा सकते हैं। उसमें इतना मॉइस्चर है, अलसी खाने से आपको बॉडी के अंदर भी मॉइस्चर मिलेगा। अलसी के बीज का जेल लगाने से आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी होगी और रिंकल्स भी खत्म हो जाएंगे। चलिए जनाब, ये अंडे की सफ़ेदी और अलसी का जो जेल है, ये हुमैरा ने जो है वो बताया हमें। शाह भाई, आपके पास क्या रेमेडी है? आज आप क्या बताने जा रहे हैं? क्या हमें अवाम को बताने जा रहे हैं, लोगों को बताने जा रहे हैं कि वो अपने आप को फिट कैसे रख सकें, और स्पेशली ये जो झुर्रियाँ होती हैं इसका इलाज? बेटा, मैं एक चीज़ तो पहले ही वाज़ेह कर दूँ, जिस तरह भी आपने और डॉक्टर हुमैरा ने भी बताया कि स्किन को किस तरीके से बेहतर करते हैं। लुक के ऊपर बात हो रही थी कि हम ऐसे नजर आए। याद रखिएगा
इंसान खुद खूबसूरत नहीं होता, उसे देखने वाले की नज़र बनाती है। हाँ बिल्कुल सही ठीक है। बात हाँ। अब मुझे जो फैमिली में मेरी वाइफ तैयार करती हाँ, है, अच्छा, और वो सही। मैं उनको घूम के दिखाता हूँ। अच्छा, आप चलिए, यकीन ये कीजिए, भी एक टिप है। ये उनकी पसंद है। ठीक है। और वाकई में जहाँ मैं जाता हूँ लोग पसंद करते हैं, सही। यार अच्छा कलर पहना, अच्छा ये पहना है, हाँ। आपकी लुक अच्छी लग रही है। तो इसलिए आप थोड़ा सी तरजीह अपनी फैमिली को दिया करें। हाँ बिल्कुल ठीक है। सही। तो ये एक चीज़ हुई। और दूसरा ये है कि अक्सर लोगों को जो स्किन पे झुर्रियाँ आ जाती हैं वो स्ट्रेस की वजह से भी आ सकती हैं, कम खुराकी की वजह से भी आती है। अच्छा। बाज़ लोग डाइट बहुत ज़्यादा करते हैं, क्रश खाना डाइट। पीना रोक देते हैं, सही कुछ यानी खाली पेट रहते हैं, तो जाहिर बात है चेहरे पे झुर्रियाँ ही आएंगी। हाँ आप हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाया करें। मैं भी खाता हूँ। सही फ्रूट खाएं, आप सेब खाएं, आप अंगूर आएँ, अंगूर बोटॉक्स से बहुत बेहतरीन है, आप वो खाएं। आप देखें कुछ चीज़ों से अपने आप को ठीक करें। आप शाबाश, जिस तरह से आपने बजाय आप महंगे महंगे प्रोडक्ट लें, हाँ। आप ये चीज़ करके शाबाश, देखें। जिस तरह से आपने अंगूर का जिक्र किया, अंगूर बोटॉक्स से बेहतर है, मतलब इसका थोड़ा सा बताइएगा, क्या क्या फायदे हैं अंगूर के? एक बॉल अंगूर रोजाना खाया करें। विटामिन सी भी है इसके अंदर, कैल्शियम भी है, आयरन भी है, प्रोटीन भी है। और ये फुल बुटॉक्स, स्किन के लिए बहुत विटामिन ए भी पाया जाता है इसके अच्छा। अंदर। ठीक है। तो जब आप इसे इस्तेमाल खाएंगे, नहीं एक बॉल रोजाना खाएंगे आप देखना आपको 10 दिन में देखें आपको कितना रिजल्ट देती है। अच्छा। ये स्किन को लिफ्ट भी करती है, कलर को भी फेयर करती है। अच्छा अच्छा हाँ। सही। और चेहरे पे अगर धब्बे बन रहे हो ये उसको भी खत्म करती है और बॉडी को एनर्जी भी देती है। ओके। और इससे वेट गेन नहीं होता। अंगूर अब खाने से बेफिक्र बहुत सारे हो लोग, जाइए। बल्कि अभी मेरे से भी इस बारे में बात करूंगी मैं, कि अंगूर खाने के हवाले से ना बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं अंगूर आपने देखभाल के खाना है, अंगूर आपने ज्यादा नहीं खाने हैं, अंगूर खाने से भी जो है वो ये प्रॉब्लम होती है कि ये वो एक बॉल है। हाँ हाँ अगर ये एक भर के खाएंगे आपको कुछ भी नहीं होगा, वेट नहीं बढ़ेगा, सही। बल्कि आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज, हर मौसम के हिसाब से जितने अभी अनार आ रहे हैं, हाँ। आप अनार खाइए, आप आड़ू खाइए, आप ये आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतर है। आप 1-2 दाने खा लिया करें, हाँ। ज्यादा नहीं खा सकते सही। हैं। और इसके अलावा खाना आप दिन में 3 बार खाते हैं, आप 3 बार खाएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। पेट भर के ना ठीक खाएं। है। अभी क्या दूसरा, आप हाँ, अपनी बिल्कुल, स्किन को हाँ। लिफ्ट करें, और साथ में जिस तरह अभी आपने कहा ना व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, साथ में स्किन लूज हो रही है, ओपन पोर्स हो रहे हैं, या 2 टोन चेहरा हो रहा है, या बटरफ्लाई की तरह ऐसे धब्बे बन रहे हैं, और अपर लिप्स ब्लैक हो रही है, और कलर जो है वो ढल ढल और डिम डिम नजर आ रहा है, तो अपने कलर को फेयर करना और साथ में झुर्रियों को ख़त्म करना और अपनी स्किन को लिफ्ट करना और 2 टोन चेहरे को 1 टोन चेहरा करना और चेहरे को हमवार करने के लिए आपने लेनी है ये गुल बाबूना। अच्छा, इसे चलिए कैमोमाइल भी बिल्कुल ये कहते हैं। रेमेडी बिल्कुल इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कंटिन्यू करेंगे शाह भाई की रेमेडी। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि किस तरीके से झुर्रियों से जो है वो दूर रहा जा सकता है, झुर्रियों को कम किया जा सकता है, स्किन टाइटनिंग किस तरह हो सकती है, और 2 टोन स्किन जो है उससे कैसा छुटकारा मुमकिन है। शाह भाई हमें जो है वो रेमेडी बता रहे थे। जी ये शाह। बिल्कुल स्किन को लिफ्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये गुल बाबूना है। अच्छा इसे कैमोमाइल भी कहते हैं। ठीक अच्छा। है। ये साबुत है, ये इसका पाउडर है। ठीक। ये हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। ठीक। ये है समंदरी झाग, बहुत मशहूर है। अच्छा शाह भाई, समुद्री झाग के फायदे थोड़े से बताएं, क्योंकि आपकी मैंने देखा है ज़्यादातर रेमेडीज में समुद्री झाग होता है, इसकी कोई खास देखिए, स्पेशलिटी? समुद्री झाग स्किन को साफ करने में मदद देती है। हाँ। इसके अलावा अगर आपका शीशा खराब है, अच्छा। शीशा गंदा हुआ है, हाँ। आप उस पर भी इसको समुद्री यानी झाग। हाँ इसका पाउडर बना के डाल के कपड़े से ऐसे करेंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। सही। ऐसे हो जाएगा जैसे नया शीशा। क्लिनजिंग का काम। अच्छा ठीक है। सही। दूसरा, इससे मंजन भी बनते हैं कुछ दांतों लोग के। इसको डायरेक्ट भी अप्लाई करते हैं समुद्री हाँ झाग हाँ को लगा ना? सकते हैं। हाँ, फेस और पे। बाद लोग इससे मंजन भी बनाते हैं दांतों अच्छा। के। दांतों को साफ करने में भी मदद देती है। इसके कई बेनिफिट्स आ जाते हैं। ये तोतों के आगे भी रखा जाता है ये। अच्छा। हाँ। और इसके अलावा ये जो आम तौर पे लगाने की चीज़ें होती हैं, जैसे चोट के दर्द का कोई ऑयल बन रहा है या कोई मास्क बन रहा है, ये उस पर भी लगाने में काम आता है ये। सही। और स्पेशली तौर पे ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये स्किन के ओपन पोर्स को मिनिमाइज करती है। ओपन पोर्स को नहीं जी हाँ। मिक्स करती। चलें जी, तो ठीक ये है। समंदरी झाग, ये 1 चाय वाला चम्मच। हाँ। और ये कैमोमाइल, ये भी 1 चाय वाला चम्मच। मुल्तानी मिट्टी 1 चाय वाली चम्मच। हाँ। और ये है चावल का आटा, अच्छा। ये भी 1 चाय वाला चम्मच। सही। और ये है उपटन, उपटन। ये हम डालेंगे 3 चाय वाले चम्मच। अच्छा। ये 2 हो गए और ये 3 हो गए। ठीक। ये आपकी चीज़ रेडी हो गई। हाँ। इसे मिक्स करके आप किसी जार में रख लें और सही। फिर जितना लगाना हो हाँ। उतना आपने अर्के गुलाब में, अगर अर्के गुलाब नहीं है तो दूध में, दूध ना हो तो दही में, दही ना हो तो खीरे के पेस्ट में अच्छा। इसको मिला के पेस्ट बना लें। हाँ। पूरे चेहरे पे लगाएं, ठीक। आधा घंटा लगा रहने दें। हम इसमें डाल रहे हैं अर्के गुलाब, हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये अर्के गुलाब। सही। ये हो गया जनाब अर्के गुलाब।
अब ये इसका मिक्सचर बन जाएगा। जी जी बिल्कुल, इसका नरम सा पेस्ट बनाना है, सही है, ऐसा हो कि आपके चेहरे पे ठहर सके। सही। ये जनाब पेस्ट जो है बिल्कुल वो तैयार हो शाबाई गया बना ये, रहे। ठीक है। और चेहरे को अच्छी तरह साबुन से धो के सही। फिर आप अपने चेहरे पे इस तरीके से ये आप लेप कर लें। अच्छा, ये जरा फोकस करके दिखाएंगे, इन्होंने जो ये है ना देखें। पूरा मिक्सचर बनाया है शाह भाई ने। ये और देखें ये- इस तरीके से बनाया है, और आप देखें इस तरीके से आपने लेप कर लेना है। हाँ। और आधा घंटा लगा रहने दें। सही। आधे घंटे के बाद चेहरे पे पानी का स्प्रे करें, हाँ। और हल्के हाथ से रब करें। अच्छा। 1 मिनट रब करें और फिर चेहरे को धो लें आप। सही। 1 टाइम रोजाना करें। हाँ, आप देखें पहली एप्लीकेशन में आपका चेहरा कितना साफ होता है। सही क्लीन हो ये जाएगा। रोजाना की बेस पे भी कर ये सकते हैं। झुर्रियों के लिए भी है। ये झुर्रियों को भी खत्म करेगी, और साथ में वाइट हेड ब्लैक हेड्स को भी खत्म करेगी। 2 टोन चेहरे को 1 टोन करेगी, ओपन पोर्स को मिनिमाइज करेगी, चेहरे को हमवार करेगी, और कलर को भी फेयर करेगी। कलर को भी फेयर करेगी। बेस्ट। ये ऑलराउंडर नुस्खा कहलाता है। बिल्कुल सही। चलिए जी, ये ज़बरदस्त सी रेमेडी जो है वो हमें शाह भाई ने बताई है। हुमैरा हमारे साथ है। हुमैरा, जिस तरह से अभी आपने अलसी का बताया या फिर आपने अंडे की सफ़ेदी का बताया, बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू होता है कि उनकी स्किन ना बहुत ड्राई होती है। वो फिर उसके लिए क्या करें? ड्राई स्किन की वजह से वो मॉइस्चराइज़र भी अगर यूज़ करते हैं ना, तो वो जब क्या होता है उनको 24/7 फिर यूज़ करना पड़ता है। वो फेस वॉश किया, फिर उसके बाद वो मेकअप करते हैं, तो फिर वही ड्राइनेस होती है। फिर उनको कोई ना कोई जो है ना वो मॉइस्चराइज़र या उनको कोई चीज़ लगानी पड़ती है। स्मूथ स्किन के लिए ऑल टाइम क्या जो है ना रेमेडी होती है? देखो, इंतहाई ड्राई स्किन होगी, हाँ। सबसे पहले तो पानी का इंटेक बढ़ाएं। सही। क्योंकि पानी आप जितना कम पिएंगे आपकी स्किन डिहाइड्रेट होगी। सही। तो उसको हाइड्रेट रखें पानी हाँ। के इंटेक से। दूसरा, आपने कोकोनट ऑयल लेना है, बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है कोकोनट ऑयल। अच्छा। अगर आपने 100 ml कोकोनट ऑयल लिया है तो उसके अंदर 10 ml रोजमेरी ऑयल मिक्स कर लीजिए। ठीक है, और उसके अंदर 2 से 3 कैप्सूल विटामिन ई के ऐड कर लीजिए। सही। ये आपने एक मिक्सचर बना के रख लेना है इस तरह की स्किन के लिए। हाँ। और रात को इसका खूब अच्छे से मसाज करना है। जो ये वो रूटीन है जो मैं खुद भी कर रही होती हूँ। सही। आपने रात को इसका मसाज करना है। दूसरा ये कि एक गुआशा रोलर खरीद लीजिए, वो 1500 या 2000 रुपए का एक आता है। अच्छा, अच्छा, सही। वो आप ले लीजिए, वो आपका चलेगा, काफ़ी टाइम तक चलेगा। वो तो जब तक चलता रहेगा, जिंदगी भर तक पत्थर है वो एक। आपने जब मसाज किया है ना, तो मसाज जितना भी हम करते हैं, ये मेरी आप फिंगर्स देख लीजिए, आपने सारा मसाज जो है ये आपने अपवर्ड मूवमेंट में करना है जितना भी है, ताकि ये स्किन ऊपर की तरफ खिंचती चली जाए। हाँ। अपवर्ड मूवमेंट में आपने मसाज करना है। हाँ। देन आपने ये जो ये आपकी फाइन लाइंस हैं, इसको भी आपने ऐसे पकड़ के आपने यहाँ अपने हाथ को इधर स्टॉप रख के, करना हाँ, है। हाँ। उसके बाद आपने गुआशा रोलर, जो आपने हाँ। क्रीम तो लगा ली, हाँ। जो भी आपने लोशन, सही। गुआशा रोलर आपने यहाँ से ऐसे 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 करते चले जाना है। ओके। जितनी भी ये फाइन लाइंस है ना, हाँ। इसके ऊपर आप जितना भी रोलर डालोगे, ये हाँ। वाली फाइन लाइंस हो गई, हाँ। ये वाली फाइन लाइंस हो गई। सही। उसके बाद आपके फोरहेड की जब आप करेंगे तो इसको भी आपने देखें ऐसे आपको पकड़ फर्क के, मिलेगा। हाँ बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। आपने फोरहेड को भी ऐसे होल्ड करके गुआशा रोलर को ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाना है, रोल अच्छा, करना है। ये सही। आपने 1 से 2 मिनट करना है, बाकी हाँ। तो आप मसाज कीजिए। सही। और जो आपके पास अगर स्कार्स हैं, तो स्कार्स के लिए मैं ये वाली फिंगर कहती हूँ, इसमें इतनी हीट नहीं होती है। हाँ। ये वाली फिंगर से आपने जितने भी आपके स्कार्स हैं ना, उसके ऊपर आपने राउंड मूवमेंट से मसाज करना है। ये आप ओके। अगर इंतहाई ड्राई स्किन है हाँ। तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा आपको ऑयल। ठीक। उसके बाद आप इसको चाहें तो आप टिश्यू पेपर से ऐसे ऐसे टैप करके रात को सो जाइए। सही। सुबह किसी अच्छे माइल्ड फेस वॉश से वॉश कीजिए। हाँ। फेस वॉश ऐसा यूज ना कीजिए जिससे बहुत ज्यादा झाग बने। अच्छा। जितना झाग बनेगा उतनी ड्राई स्किन होगी। सही। तो कोशिश करें कि आप होममेड फेस वॉश घर में बना के रखें। आपने 1 चम्मच बेसन लेना है, हाँ। आधा चम्मच कॉफ़ी लेनी है, उसके अंदर 1 चम्मच किनू का आपने जो पाउडर होता है ऑरेंज पील वो ऐड कर लेना है, और पाउडर मिल्क 1 चम्मच ऐड कर लेना है। पाउडर ये मिल्क ऐड आपका फेस वॉश बन गया। अब इसमें आपने पानी मिलाओ, रोज वाटर मिलाओ, जो भी मिला के आपने लगा लिया, अच्छा खासा आप इसको ड्राई अच्छा, करेंगे ठंडे तो। पानी से धोना है मुंह या फिर नीम गर्म पानी नहीं, से? गर्म पानी तो ड्राई स्किन पे लगाना ही नहीं है। ठंडे पानी से मुंह धोना है। स्टीम हाँ। भी आपने ड्राई स्किन पे या एक्नी वाली स्किन पे, अब तो स्टीम आप भूल जाइए कि आपने स्किन पे लेनी है, क्योंकि सही। आपके पोर्स इनलार्ज होते हैं हाँ, स्किन वालों हाँ, के, हाँ। और ड्राई स्किन की और ड्राई होना शुरू हो जाता है। Dry आपने skin स्टीम नहीं लेनी है, ना नहीं गर्म लेनी। पानी यूज सही। करना है। अच्छा शाह भाई, आप डिफरेंस दिखा रहे थे अपने हाथों का, जरा जो है वो फोकस करके दिखाएं। शाह भाई बता रहे थे कि जिस जगह इन्होंने ये पेस्ट लगाया ये था, मेरा हाथ देखें और ये देखें, ये दोनों में वाला फर्क हाथ, आपको मिलेगा। दोनों में फर्क नजर आएगा। ये देखें, इसका ये 5 मिनट में रिजल्ट है ये 5 मिनट और ये में जो आपने है इसका 20 मिनट result। लगाना है। हाँ। आप फिर देखिए
फिर ये बहुत अच्छा बाकी- रिजल्ट देगी आपको और फेस को क्लियर भी करेगी ये। फेस को जनाब ये क्लियर भी करेगी। चले जाइए यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर ढेर सारे टोटके जो है वो पूछेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम पूछ सकते हैं। और स्पेशली हम स्किन के हवाले से बात कर रहे हैं तो हम फिर ये भी बात करेंगे कि स्किन को कैसे टाइट किया जा सकता है, उसकी टाइटनिंग कैसे हो सकती है, सबसे बड़ी बात बेबी लुक कैसे आएगा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो ड्राई स्किन के लिए क्या किया जाए, बेबी लुक के लिए क्या किया जाए, हुमैरा ज़रा जल्दी से टिप बताएं कि दोनों के लिए जो है क्या क्या रेमेडीज़ है। देखो बेबी लुक के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लोग जब मेकअप करते हैं ना तो मेकअप को बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करो। जितना आप बेसिस यूज़ करेंगी उससे आपका फेस जो है वो केकी लुक नज़र आएगा। तो केकी लुक आपने बेस कौन सी, आपने अगर अपनी बेस को चेक कर रहे हैं तो आपकी जो स्किन का कलर है ना उससे 1 से 2 टोन आप नीचे जाए बस, सही, यानी लाइटर शेड वो लगाइए। सिर्फ बेस लगाओ और एक बेस, अगर आपने कहीं बाहर जाना, मैं बेस नहीं लगाती क्योंकि मुझे नीड नहीं है। कंसील करो, आपके जहाँ डार्क स्पॉट्स हैं आप ओरिएंटल जो बेस आती है उससे डार्क स्पॉट को आपने कवर किया एंड 36 या 38 जो आपकी स्किन उससे आपने उसको कवर कर लिया, कंसील कर लिया। उसके बाद अगर आपको बेस की जरूरत है तो 38 या 36 कोई भी चलती है। आपने लगाया और उसके बाद आपने सिर्फ बेबी लुक लेकर आना है ना, तो आप ये जो आंखों का मेकअप है ये नहीं करना, कोई मेकअप नहीं करना। सिर्फ आपने टिंट लेना है, आपने टिंट यहाँ यूज करना है हल्का सा, आपने टिंट यहाँ यूज करना है, आपने टिंट यहाँ यूज करना है एंड देन आपने लिप ग्लॉस लगाना है और काजल लगाना है। और काजल आपका बेबी लुक ना आए तो मुझे बता दीजिए क्योंकि मैं ब्यूटी एक्सपर्ट भी हूँ इसलिए ये सारी चीजें बता रही हूँ। सिर्फ एक टिंट और एक काजल से आपका पूरा मेकअप हो गया। बेस ना लगाओ तो बेस लगानी है तो मैंने बता दिया कंसील करने के लिए आपने क्या क्या लगाना है, वरना अगर आपको बेस लगाने की जरूरत नहीं है तो बेस ना लगाएं क्योंकि हमारा जो मौसम चल रहा है ना, बेस लगाने के बाद क्या होता है वो क्रैक होना शुरू हो जाता है। फिर वो आपकी जितनी भी फाइन लाइंस है ना वो आपकी प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश करो कि बेस को और कॉम्पैक्ट को ना लगाओ वरना वो प्रोमिनेंट होगी। बेहतर है अपनी स्किन जैसी है उसको वैसे ही रहने दें। और जो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं ना कि हमें बेबी लुक चाहिए या हमें जो है ना बहुत ज्यादा इतना सॉफ्ट लुक चाहिए, तो डेफिनेटली आप अपना मेकअप कम करें। उसके लिए कोई ऐसी कोई इन्वेंशन नहीं हुई हुई, कोई ऐसी फॉरेन में चले जाइए। जो बाहर के कंट्रीज के आपने कभी मेकअप देखे होंगे, कभी उन्हें देखा है कि उन्होंने बहुत सारी फेस पे चीजें लगाई हैं और कितना सॉफ्ट मेकअप होता है और मेकअप भी लग रहा होता है। अपने फीचर्स को चेंज मत करो, फीचर्स को अपने चेंज ना करें। चलिए जी, शाह भाई हमारे साथ है। शाह भाई जल्दी से ये बताएं कि आजकल अब जो ये बारिश के बाद लोगों को बहुत ज्यादा इचिंग है, इरिटेशन है, स्किन पे रैश पड़ रहे हैं, रेड हो रही है, बार बार जो है लोग ये कहते हैं जी इरिटेट कर रहा है, हमें इचिंग हो रही है, इसके लिए क्या रेमेडी? अभी सितंबर में वेदर भी चेंज हुआ है, ये ड्राई वेदर की तरफ हम जा रहे हैं, सर्दियों की तरफ। तो इसमें ये है कि जब हम कुछ इस तरह खुजाते हैं ना तो एक लकीर सी बन जाती है वाइट सी, ठीक है ये। और बाद लोगों को इचिंग ऐसी होती है कि दिल करता खुजाते ही जाए, और वो फिर उनकी हैबिट बन जाती है और वो फिर पूरी बॉडी में शुरू हो जाती है। देखिए ये 10 रुपए की चीज आपको मिलेगी, गंधक आंवला सार, इसका एक ही नाम है, गंधक आंवला सार। अच्छा, इससे पाउडर बनाएं, कोकोनट ऑयल के अंदर मिला लें, नारियल के तेल में मिला के पूरी बॉडी पे लगा लें आप नहाने से पहले। अच्छा, आधा घंटा पहले लगा लें, फिर नहा लें। एक तो पूरी बॉडी की ड्राइनेस खत्म होगी, इचिंग खारिश भी खत्म होगी इससे। अच्छा। और ये रोजाना की बेस पे भी कर सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, हर उम्र के लोग कर सकते हैं इसे। सही। एक दूसरा मैंने कहा था ना कि इंसान को टेंशन बुरा करती है, खुद बुरा नहीं होता। और एक चीज, बाद लोगों की अब फेस तो सही लग रहा है लेकिन बॉडी लटक गई है, बॉडी में लटका हुआ, वो इतनी एक्टिव नहीं है। वो क्या होता है कि फेस के ऊपर तो मेरा बहुत ज्यादा वो ट्रीटमेंट वगैरह हो जाती है, बट समहाउ क्या होता है कि उनकी बॉडी से पता चल रहा है, बॉडी लटक जाती है, हाथ लटक जाते हैं, स्किन बहुत ज्यादा लूज हो जाती है। तो उसको टाइट करने के लिए और उसको लिफ्ट करने के लिए आपने लेना है एलोवेरा ऑयल। एलोवेरा ऑयल 120 ml, रोगन जरावंद, एक बीज होते हैं जरावंद, ये उसका ऑयल मिलता है पंसारी के पास से, रोगन जरावंद के नाम से, ये 30 ml ले लें। और 30 ml आप इसके अंदर डालेंगे रोगन चित्रक, ये चित्रक एक लकड़ी होती है। अच्छा। ये उसका ऑयल होता है, रोगन चित्रक। रोगन चित्रक और रोगन जरावंद 30 ml यानी 30 ml, और रोगन एलोवेरा जो है वो 120 ml यानी आधा पाव। इनको मिला ले, आपका बॉडी टाइटिंग तैयार हो गया। यहाँ घुटनों से लेके यहाँ गर्दन तक नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें 15 मिनट, फिर 15 मिनट रुक जाए, फिर वॉश कर लें। सही। एक टाइम रोजाना करें, चंद दिनों में देखेंगे आपकी बॉडी अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएगी, बॉडी अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया शाह भाई हमारे शो पर आए, बहुत शुक्रिया हुमैरा हमारे शो पर आई। तो भाई अब ये शो का जो टाइम है वो एंड अप हो गया है। आज के शो का फीडबैक जरूर आपने देना है हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सीरियल 10।